स्टूडेंट, सोचिए एक ऐसी बिजी टनल के बारे में जहां से शरीर की सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स और फूड पाइप गुजरती है। और इस टनल का गेट कीपर एक डोम से मसल्स है। हम सभी जानते हैं कि थोरैक्स का ऊपर का हिस्सा छोटा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका निचला हिस्सा इतना ब्रॉड क्यों है? आज थोरैक्स के पार्ट 3 में हम इसी बड़े दरवाजे की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं थोरासिक आउटलेट। अब स्क्रीन पर थोरासिक केज के डायग्राम को देखिए। ये जो नीचे का ब्रॉड यानी एक चौड़ा ओपनिंग आपको दिख रहा है ना, एनाटॉमिकली इसको हम इंफीरियर थोरासिक एपर्चर कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? तो ये हमारी थोरैक्स कैविटी यानी छाती और एब्डोमिनल कैविटी के बीच एक वाइड कम्युनिकेशन यानी रास्ता बनाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये रास्ता खुला नहीं रहता। अगर खुला रहे तो सारे ऑर्गन नीचे खिसक जाएंगे, राइट? अब इस दूसरे डायग्राम को देखिए। इस पूरे ओपनिंग को नीचे से एक बहुत ही मजबूत डोम शेप मसल्स कंप्लीटली बेंड कर देती है, जिसे हम कहते हैं थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर ये पूरा बेंड है तो ऊपर से नीचे ब्लड और खाना कैसे जाएगा? तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में होते हुए छोटे छोटे दरवाजे यानी ओपनिंग, जिसे हम हमारी अओर्टा, इसोफेगस और इंफीरियर वेना कावा गुजर कर नीचे एब्डोमेन तक जाती है। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको करेक्ट करना आता है। मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको उसे करेक्ट करना होता है। एनाटॉमी में हम इसे थोरासिक आउटलेट बोलते हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो सर्जन सुपीरियर ओपनिंग को थोरासिक आउटलेट बोलते हैं, जहां थोरासिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जब हमने इस बड़े से दरवाजे के गेट कीपर यानी डायाफ्राम को समझ लिया, तो सवाल ये आता है कि इस दरवाजे की चौकियाट यानी इसकी बाउंड्रीज कैसे बनती है। तो चलिए मेरे साथ अपने खुद के थोरासिक केज को फील कीजिए और देखिए कि ये बाउंड्रीज कितनी सिंपल है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियरली यानी आगे की तरफ। आपने मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, जहां हमारा स्टर्नम खत्म होता है और जिफॉइड प्रोसेस शुरू होता है, वहां बनता है जिफी स्टर्नल जॉइंट। और ठीक उसके नीचे राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के मिलने से एक उल्टा वी शेप बनता है, उसे हम कहते हैं इंफ्रास्टर्नल एंगल। ये बनाता है इसका फ्रंट गेट। तो चलिए अब बिल्कुल पीछे यानी पोस्टीरियरली पीछे की दीवार बनाता है हमारा स्पाइनल कॉलम। स्पेसिफिक बोले तो T12 वर्टेब्रा की बॉडी का लोअर बॉर्डर। अब आते हैं साइड पर यानी लेटरली। साइड में हमारे पास दो ऐसे रिब्स हैं जो आगे जाकर किसी से नहीं जुड़ती। यस, यू गेस इट राइट, हमारी फ्लोटिंग रिब्स यानी 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स। अब फाइनली आगे और साइड के बीच का जो एरिया जिसे हम एंटीरोलेटरली बोलते हैं, वहां क्या है? तो वहां स्टूडेंट हमारी 7th, 8th, 9th और 10th रिब्स के कार्टिलेज आपस में फ्यूज होकर एक बहुत ही खूबसूरत कोस्टल मार्जिन बनाते हैं। तो हुआ ना सिंपल। आगे जिफॉइड जॉइंट, पीछे T12 वर्टेब्रा की लोअर बॉडी, साइड में 11th और 12th रिब और क्रॉस में हमारा कोस्टल मार्जिन। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे थोरैक्स का निचला दरवाजा एकदम सीधा यानी हॉरिजॉन्टल है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल गलत है। ये आउटलेट एकदम सीधा नहीं होता, बल्कि एक स्लाइड की तरह थोड़ा टीढ़ा यानी ऑब्लिक होता है। और इसका शेप ये बिल्कुल हमारे काजू या राजमा जैसे यानी किडनी शेप दिखता है, जैसे कि आप इस ऊपर वाले डायाफ्राम में देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, यानी इसकी ओरिएंटेशन। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसको ध्यान से समझिए। ये आउटलेट पीछे से शुरू होकर आगे की तरफ नीचे झुकता है, यानी इट स्लोप डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। अब इस नीचे वाले स्केलेटन डायग्राम को देखिए। पीछे जो हमारी T12 वर्टेब्रा है,
वो ऊपर के लेवल पर है और जैसे जैसे हम आगे आते हैं जिपिस टनल जॉइंट की तरफ ये लेवल और नीचे चला जाता है, यानी पीछे का हिस्सा ऊपर है और आगे का हिस्सा नीचे। और इसी ऑब्लिक्यू स्लोप की वजह से एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि पीछे की तरफ स्लेब स्पेस ऊपर तक खाली है, इसीलिए हमारे पेट के पीछे के ऑर्गन जैसे कि हमारी किडनी वो रिब्स के पीछे बहुत ऊपर तक सेफ बैठती है, जबकि आगे की ऑर्गन थोड़े नीचे होते हैं। है ना कमाल की ये डिजाइन। पिछली स्लाइड में हमने जिस बड़े से गेट कीपर की बात की थी, अब वक्त आ गया है कि उसको बहुत ध्यान से और थोड़ा पास से देखने का। हम बात कर रहे हैं द थोरैसिक डायाफ्राम की। ये सिर्फ एक मसल्स ही नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर का एक ऐसा पार्टीशन वॉल है, यानी एक ऐसी दीवार जो दो अलग अलग दुनिया को अलग करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक बड़ा सा मस्कुलर टेंडेनियस पार्टीशन है, यानी इसमें मसल्स फाइबर भी है और टेंडन भी। अब स्क्रीन पर इस 3D इमेज को देखिए जो आगे से दिखाई दे रही है। ये हमारी छाती की कैविटी को ऊपर रखता है और पेट की कैविटी को बिल्कुल नीचे अलग कर देता है, एकदम ऑल राइट पार्टीशन की तरह। लेकिन अब इस दूसरी इमेज को देखिए जो पीछे से दिखाई गई है। इसमें आपको पीछे हमारी दो किडनी बहुत क्लियर ऊपर की तरफ बैठी हुई दिख रही होगी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। अब हम सबसे मजे की बात कर रहे हैं। भले ही ये एक पार्टीशन वॉल है, लेकिन ये रास्ता ब्लॉक नहीं करता। इस डायाफ्राम के अंदर होते हैं कई सारे दरवाजे, जिसमें से 3 बड़े ओपनिंग होते हैं और ये कई सारे छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं। इन्हीं दरवाजे से हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट नस, ब्लड वेसल्स और फूड पाइप थोरैक्स से एब्डोमेन में और मिल जाती है। स्टूडेंट, अब ये वाला पॉइंट पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइवा हो, एमसीक्यू या कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये टॉपिक हर जगह पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं डायाफ्राम के 3 बड़े ओपनिंग्स यानी दरवाजों की। इनको याद रखने के लिए बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सुपर ट्रिक बताऊंगी जिसे आप इनके लेवल और लोकेशन कभी नहीं भूलोगे। तो हमारा शॉर्टकट स्टिमुला है I eat 10x at 12। I eat 10x at 12। तो चलिए सबसे पहले दरवाजे पर चलते हैं। वेना कावा ओपनिंग। अब स्क्रीन पर इस डायाफ्राम के डायग्राम को देखिए। ये जो वेना कावा ओपनिंग है, ये हमारे डायाफ्राम के बिल्कुल बीच यानी सेंट्रल टेंडन में सिचुएटेड होती है। हमारी ट्रिक के मुताबिक आई से इंफीरियर वेना केवा और यानी T8 वर्टेब्रा के लेवल पर होती है। ईट यानी T8 ओपनिंग। अब आते आते हमारे दूसरे दरवाजे पर इसोफेजियल ओपनिंग, जहां से हमारी फूड पाइप गुजरती है। इसकी लोकेशन देखिए, ये सेंट्रल टेंडन में नहीं है, बल्कि ये डायाफ्राम के राइट क्रॉस के मसल्स फाइबर के बीच में सिचुएटेड होती है। और हमारी ट्रिक क्या थी? ईट 10 यानी इसोफेगस, ईट से इसोफेगस और इसका लेवल क्या हुआ? T12 वर्टेब्रा। और फाइनली हमारा सबसे पीछे और सबसे बड़ा दरवाजा एरोटिक ओपनिंग। डायग्राम में बिल्कुल पीछे यानी स्पाइन के पास देखिए, ये एंटीरियरली डायाफ्राम के मसल्स के अंदर नहीं होता, बल्कि पीछे स्पाइनल कॉलम और मिडियल आर्क्यूरेट लिगामेंट के बिल्कुल पीछे से निकलता है। और ट्रिक क्या है? एट 12। लास्ट वाला क्या हुआ? एट 12 यानी एरोटा और इसके लोकेशन का लेवल है T12 वर्टेब्रा। तो स्टूडेंट, T8 पर वेना केवा, T12 पर इसोफेगस और T12 पर एरोटा। लेकिन क्या इस ओपनिंग में सिर्फ यही 3 चीजें गुजरती हैं? तो नहीं, इसके साथ कुछ वीआईपी नसें, छोटी ब्लड वेसल्स भी चिपक कर निकलती हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं अगली स्लाइड में। मेजर ओपनिंग तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन जब एग्जाम में माइनर स्ट्रक्चर और स्मॉल ओपनिंग पर शॉर्ट नोट आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में एकदम क्लिस्टर क्लियर करेंगे। चलिए
माइनर ओपनिंग के पार्ट 1 में हम सबसे पहले बात करते हैं दो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट आर्टरीज की। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। आप मेरे राइट साइड वाले इस कलरफुल डायग्राम को देखिए। इसमें जो बिल्कुल ऊपर यानी एंटीरियरली नंबर 1 देखिए, ये आर्टरी जहां से गुजरती है उस छोटे से रास्ते को हम कहते हैं स्पेस ऑफ लेयरिंग। ये स्पेस कहाँ होता है? हमारा जो स्टर्नम का जिफॉइड प्रोसेस और डायाफ्राम का जो सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज वाला जो हिस्सा है, उन दोनों के बीच में ये कहाँ होता है? जिफॉइड प्रोसेस और डायाफ्राम का सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के बीच वाला हिस्सा। तो स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, अगर बचपन में ही ये स्पेस थोड़ा बड़ा रह जाए तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम इसको फोरामेन ऑफ मॉर्गनिंग कहते हैं। क्या? फोरामेन ऑफ मॉर्गनिंग, जहां से डायाफ्रामोजेनिक हर्निया होता है। क्या रहता है? डायाफ्रामोजेनिक हर्निया होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब आते हैं हमारी दूसरी आर्टरी पर, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। डायाफ्राम में थोड़ा साइड में यानी लेटरली नंबर 2 को देखिए। ये आर्टरी हमारे डायाफ्राम को लेटरली पार्टिएंट करती है, यानी पियर्स में कट करती है, बिल्कुल 9th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर। इसके नाम से ही इसका राज छुपा है। मस्कुलम यानी डायाफ्रामेटिक मसल्स और फ्रेनिक यानी डायाफ्रामेटिक एरिया। तो स्टूडेंट, आगे और साइड के ये दोनों आर्टरीज तो हमने समझ ली, लेकिन अभी बहुत सारे वीआईपी बच्चे हैं, जैसे हमारी इंटरकोस्टल नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक पीछे से कैसे निकलती है, उन्हें बिल्कुल इसी तरह डायाफ्राम के साथ पॉइंट टू पॉइंट देखने के लिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले देखिए सब कोस्टल वेसल्स और नर्व। अब जल्दी से मास्टर डायग्राम में नीचे की तरफ नंबर 1 को देखिए। ये वेसल्स डायाफ्राम के बिल्कुल पीछे से गुजरती है, स्पेसिफिक बोले तो लेटरल ऑरिक्यूट लिगामेंट के पीछे से। इसको याद रखने का बहुत इजी है, लेटरल साइड में है तो लेटरल ऑरिक्यूट लिगामेंट। अब आते हैं हमारी पूरी बॉडी की इमरजेंसी हैंडल करने वाली चेन पर, यानी सिंपैथेटिक ट्रंक। डायग्राम में थोड़ा और अंदर यानी स्पाइन के पास इस येलो कलर की चेन को देखें, जहां नंबर 2 लिखा है। ये सिंपैथेटिक ट्रंक गुजरती है मीडियल ऑरिक्यूट लिगामेंट के पीछे से। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सब कोस्टल वाली लेटरल के पीछे से जाती है और सिंपैथेटिक ट्रंक वाली थोड़ी अंदर यानी मीडियल ऑरिक्यूट लिगामेंट के पीछे से जाती है। एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारी स्प्लेनिक नर्व। डायग्राम में बिल्कुल सेंटर में कर्स के पास नंबर 3 देखिए। हमने पढ़ा था ना कि मेजर ओपनिंग में अओर्टा पीछे से निकलता है, पर उसके ठीक साइड में जो डायाफ्राम का जो मस्कुलर पार्ट है, जिसे हम कर्स कहते हैं, उसे छेदते हुए यानी पियर्स करते हुए 3 इंपॉर्टेंट नर्व निकलती है, ग्रेटर, लेजर और लीस्ट स्प्लेनिक नर्व। और फाइनली बात करते हैं हमारे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व की। अब डायग्राम में लेफ्ट साइड पर इस छोटी सी येलो नर्व नंबर 4 को देखिए। हमने मेजर ओपनिंग में जो पढ़ा था कि राइट फ्रेनिक नर्व तो वेना कावा ओपनिंग से निकल जाती है, लेकिन बेचारी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व के लिए कोई अलग से बड़ा दरवाजा नहीं होता, इसीलिए ये बेचारी डायरेक्टली डायाफ्राम के लेफ्ट डोम यानी लेफ्ट कैप्युला की मसल्स को पियर्स करते हुए नीचे चली जाती है। तो स्टूडेंट, हमने माइनर ओपनिंग के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डायग्राम के साथ पॉइंट टू पॉइंट समझ लिए। सोचिए आप हॉस्पिटल में हैं और आपको एक ब्लड कैंसर या सीवियर एनीमिया का पेशेंट बोन मैरो टेस्ट करना है। आप एक बड़ी सी नीडल लेकर स्टर्नम बोन को पियर्स करने जाते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 सेंटीमीटर की भी गलती कर दी तो पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। शॉकिंग है ना? तो आज हम बात करेंगे थोरैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स की, जिसे कहते हैं स्टर्नम पंचर या बोन मैरो बायोप्सी। सबसे पहले समझना है कि ये प्रोसीजर करते क्यों है। जब किसी पेशेंट को कोई सीरियस ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि क्रोनिक एनीमिया या ल्यूकेमिया, तो हम सबसे पहले देखना होता है कि उसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ठीक से बन रहे हैं या नहीं, और इन सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या हो रहा है तो कौन कर रहा है।
हमारा बोन मेरो कोई स्टर्नम बोन एक स्पेसिफिकेशन बोन से है। यहाँ से बोन मेरो निकलना सबसे आसान होता है। अब प्रोसीजर को ध्यान से समझिए। थिक स्पेशलाइज नीडल को स्किन और फेसिया के पास किया जाता है। ये नीडल स्टर्नम की आगे वाले कॉम्पैक्ट बोन की एंटीरियर प्लेट को छेदते हुए सीधा अंदर कैनकेरियस बोन में पहुंचती है, जहां बोन मेरो होते हैं। और यहाँ से हम बहुत छोटा सा अमाउंट यानी सिर्फ 0.3 सीसी बोन मेरो एस्पिरेट यानी खींच लेते हैं और तुरंत स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में चेक कर देते हैं। लेकिन अब बात यह है कि स्टर्नम ही हमारी चॉइस क्यों है? तो बोन मेरो एस्पिरेट के लिए तो सबसे पहला और सिंपल रीजन, ये स्टर्नम हमारे थोरेसिक केज के बिल्कुल आगे यानी एंटीरियर पार्ट में एक सिंगल मीडियल लाइन बोन है। इसका मतलब ये बिल्कुल स्किन के नीचे होती है यानी सुपरफिशियल है, तो डॉक्टर के लिए इस तक नीडल पहुंचाना बहुत आसान होता है। पेशेंट को उल्टा सुलाना की या लंबे ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा रीजन है, एनाटॉमिकली इसको एक फ्लैट बोन की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं सबसे बड़े रीजन जो आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। हमारे शरीर की जो लंबी हड्डियां होती है उनका रेड बोन मेरो एडल्ट लाइफ आते आते येलो मेरो यानी फैट में बदल जाती है। लेकिन हमारी फ्लैट बोन जैसे कि स्टर्नम अपनी पूरी एडल्ट लाइफ में हिमेटोपोएटिक यानी ब्लड फॉर्मिंग रेड बोन मेरो को रिटेन करके रखती है। इसका मतलब एडल्ट होने के बाद भी यहाँ एक्टिव ब्लड सेल्स बने रहते हैं, जो इसको बायोप्सी के लिए सबसे आइडियल और परफेक्ट स्पॉट बना देता है। स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिल की सबसे बड़ी नस एओर्टा अगर कहीं से फिसक जाए या नैरो हो जाए तो हमारे शरीर, पेट और पैरों तक खून कैसे पहुंचाएगा? तो शरीर बहुत चालाक है। पीछे की रिब्स की दीवार से एक नया बायोप्सी यानी बाईपास रास्ता शॉर्टकट ढूंढ लेता है और इसी शॉर्टकट की वजह से पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में रिब से नीचे कटी हुई यानी नोचेड़ दिखती है, जिसे हम रिब नोचिंग कहते हैं। तो सबसे पहले इस राइट वाले डायग्राम को देखिए। कोएड्रेक्शन का मतलब होता है नैरोइंग। जब कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से अओर्टा का एक हिस्सा टाइट हो जाता है तो नीचे डिसेंडिंग अओर्टा में ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। अब नीचे खून पहुंचाने के लिए हमारी सबक्लेवियन आर्टरी और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी आगे आती है और ये आगे से एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के जरिए खून को पीछे वाली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी को भेजती है, ताकि उल्टे रास्ते में एओर्टा के ब्लॉक के नीचे खून पहुंचा सके। अब लास्ट टॉपिक है रिब एनोमलीज और वल्वुलरिटीज। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। नॉर्मली रिब्स हमारे थोरैक्स वर्टेब्रा से निकलती है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों में एक एक्स्ट्रा रिब जबकि सेवंथ सर्वाइकल वर्टेब्रा यानी गले की हड्डी से निकल आती है। अब याद कीजिए, हमने स्लाइड 1 में क्या बात की थी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम सुपीरियर ओपनिंग को थोरैसिक आउटलेट बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब वहां से गुजरने वाली नसों और ब्लड वेसल्स यानी ब्रैकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन वेसल्स को दबाने लगती है और इसी कंप्रेशन को हम कहते हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसे पेशेंट के हाथ में बहुत तेज दर्द और नमनेस यानी सूना पड़ जाने का फील होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्लिनिकल पॉइंट पर, रिब फ्रैक्चर। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रिब्स का सबसे वल्नरेबल यानी सबसे कमजोर एरिया कौन सा है? तो एनाटॉमिकली रिब्स सबसे कमजोर होती है अपने एंगल पर। इसी स्ट्रक्चरल रीजनिंग की वजह से है जब भी चेस्ट पर कोई डायरेक्ट इंजरी या ट्रॉमा होता है तो रिब्स सबसे पहले अपने इसी एंगल वाले एरिया से फ्रैक्चर होती है। इसीलिए एज अ क्लिनिशियन आपको हमेशा पेशेंट के रिब केज के लेटरल और पोस्टीरियर एंगल को ध्यान से चेक करना होता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम थोरैक्स के बोन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे।